जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एमसीक्यू नंबर 24। एमसीक्यू नंबर 24 में देखिए, कह रहा है बिजनेस करंटली सेलिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट पर मंथ, प्लान्स टू रिड्यूस द रिटेल प्राइस फ्रॉम 1 rupee to 0.90. It knows from previous experience that the price elasticity of demand for this product is -1.2. ठीक है। अब ये क्वेश्चन बाकी के दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है कि इस क्वेश्चन में उसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खुद हमें दे दी है, हमने कैलकुलेट नहीं करना। उसने हमसे पूछा कुछ और है। लेकिन देखिए, अगर हमें इक्वेशन पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो हम आसानी के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए, नॉर्मली हमें ये दो इंफॉर्मेशन देता है, उसकी बेस पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दे दी है और फिर हमें बता रहा है कि बताओ कि डिमांड कितना यूनिट्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, प्राइस की भी परसेंटेज उसने दे दी है, डिमांड के बारे में पूछ रहा है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। आपको पता है मैथ का रूल होता है कि अगर इक्वेशन है 3, उसमें से कोई 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, तीसरा कोई सा भी तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है, -1.5। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है ये हमने कैलकुलेट करनी है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है, प्राइस जो है 1 से कम होके 0.90 हो गई। अब आपको पता है नॉर्मली उसका क्वेश्चन बैंक में रूल है कि वो पॉइंट इलास्टिसिटी से कैलकुलेशन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने परसेंट प्राइस रिड्यूस हुई, चेंज कितने परसेंट हुई, प्राइस कितने परसेंट चेंज हुई भाई, $1 से 0.90 हो गई, कितने परसेंट, 10% चेंज हुई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, 10% प्राइस चेंज हुई, प्राइस जो है वो हमारी हुई 10% चेंज। अब हमने देखना ये है कि इसमें क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट चेंज हुई। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी कितने परसेंट चेंज होगी, सिर्फ सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15%। ऐसे ही है। अब देखिए करंट क्वांटिटी कितनी है, 10,000, चेंज कितने होगी 15% से, कितना बना 1500। इसका मतलब है डिफरेंस कितने का आएगा, 1500 का। यहां तक क्लियर है कि हमने फार्मूला सिंपल रखा, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की फिगर जो उसने दिया वो पुट कर दी, और उसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आएगा, 15%। अब अगला क्वेश्चन, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी 15% से। अगला क्वेश्चन ये है, ये हम क्वेश्चन को देख के डिसाइड करेंगे। प्राइस कम हो रही है, तो मुझे बताइए अगर प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा, वो रिड्यूस होगी कि इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है नेट इफेक्ट क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड 15% से इंक्रीज होगी। इनिशियली 10,000 है, इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी 11,500। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या हुई 11,500, डी ऑप्शन। इसमें 2 पॉइंट जहन में रखने वाले हैं। एक चीज तो ये कि इसको आई कैप के असूल, क्वेश्चन बैंक के असूल के मुताबिक हमने पॉइंट इलास्टिसिटी से किया, और दूसरा नॉर्मल क्वेश्चन में हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ये 2 चीजें देता है, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती है। यहां पे उसने हमें इलास्टिसिटी दी और प्राइस में चेंज दिया, क्वांटिटी में चेंज नहीं दिया, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल इक्वेशन बना के थर्ड वेरिएबल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल्स हैं, 2 हमें पता है, तो हमेशा थर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दे और उसके बाद परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दे दे, फिर कहे प्राइस में बताइए क्या फर्क, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में वो कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए पॉइंट मेथड स्पेसिफाई करता है, उससे करो। ठीक है जी, ये क्लियर हो, समझ आ गया जी। और की क्वेश्चन? टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए गए थे और हर क्वेश्चंस को आपने पॉइंट इलास्टिसिटी से भी करना, पॉइंट मेथड से भी करना था से भी, तो टेक्निकली ये 16 क्वेश्चंस हो गए। इन 16 क्वेश्चंस का जो मैंने कैलकुलेशन किया उसके मुताबिक आंसर आ रहे हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इनमें से अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो बता दीजिए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके सारे जो फिगर नंबर्स हैं वो मेरे सोल्यूशन के साथ मैच करते हो? आपके भी मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि ठीक ही कैलकुलेशन की। चलिए, लेकिन फिर भी इंसान को गलती हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कॉर्रोबोरेट कर लूँ, कंफर्म कर लूँ। तो चलिए कंफर्म हो गया कि ये वाली फिगर जो है हमारी फाइनल है जी। इनमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं इन क्वेश्चन में? जिन स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके रह गए उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में 4-5 नंबर का इस तरह का कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए तो वो बहुत ईजी होता है। आप अकाउंटिंग में तो पता नहीं, और मैथ स्टैट में तो इससे कितनी ज्यादा कंप्लेक्स कैलकुलेशन कर चुके होते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, जो कि 3 टॉपिक है हमारे सिलेबस में जिनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत आसान है। ठीक है, इजी मार्क्स होने चाहिए हमारे लिए। हमें ये परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। क्लियर? तो इस असाइनमेंट को क्लोज कर दें। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चल जी जी, आंसर क्यों? देखिए, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसमें चूंकि ऊपर भी परसेंटेज है नीचे भी परसेंटेज है, तो कैलकुलेशन में दोनों परसेंटेजेस कट जाती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका एब्सोल्यूट नंबर आता है, वो परसेंटेज में नहीं आता होता। ठीक है, वो हमें बताता होता है कि प्राइस कितनी चेंज होगी तो डिमांड में कितने गुना चेंज आएगा, वो ये बता रहा होता है जी। मेरे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो हम किसी क्वेश्चन में हमें वो ये कहता है कि आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट भी करें और रिजल्ट को भी इंटरप्रेट करें, तो याद रखिए हमने फिर कैलकुलेशन भी शो करवानी है और जो हमारा फाइनल नंबर आएगा उसको भी इंटरप्रेट करना है। और इंटरप्रेट करने में ज़हन में रखिएगा, मैंने आपको बताया कि साइन को भी इंटरप्रेट करना है, उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और हमने नंबर को भी इंटरप्रेट करना है। साइन हमें बता रहा होता है टाइप ऑफ गुड और नंबर हमें बता रहा होता है इलास्टिसिटी ऑफ गुड, तो दोनों को हमने डिस्कस करना जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हम एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे सिर्फ, और बहुत आसान है अगर कंसेप्चुअली इसको पढ़ेंगे। ठीक, हम सीखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स आर फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में सेक्शन चैप्टर 3 में सेक्शन 1.2 और आईकैप के क्वेश्चन बैंक में 4 क्वेश्चन हैं, 3.1a, 3.2a, 3.7b और 5.7d। तो आप अगर इसको आईकैप का क्वेश्चन बैंक आपके पास है, स्टडी टेक्स्ट से आईकैप के रीड करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन आईकैप के क्वेश्चन बैंक से आपने लाजमी जाके इस क्वेश्चंस को रीड करना है, वरना हमारे जो राइज वाली बुक है इसमें भी ये क्वेश्चन प्रोबेबली शामिल किए गए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, नंबर लिखा होगा उसने। याद रखिए हर कंसेप्ट को पढ़ने के बाद मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ के याद कर लेते हैं, क्वेश्चंस को गो थ्रू नहीं करते। क्वेश्चन से आपको अंदाजा होता है कि एग्जाम में वर्डिंग कौन सी यूज होती है, एग्जाम में वो किस तरीकों से क्वेश्चन पूछता है। तो एग्जामिनर के दाव से वाकफियत हासिल करने के लिए जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है ये आइडियल प्रैक्टिस होती है। कंसेप्ट क्या है? कहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कुछ आपने अभी कैलकुलेशंस की तो आपको अंदाजा होगा कि कुछ चीजों की डिमांड इलास्टिक होती है, कुछ की डिमांड इनइलास्टिक है, कुछ की ज्यादा इलास्टिक होती है, कुछ की कम इलास्टिक है।
कहता है ये कैसे होता है कि किसी गुड की डिमांड तो इलास्टिक होगी और किसी गुड की डिमांड इन इलास्टिक होगी। भाई जो इलास्टिक वाली गुड है इसमें क्या खास बात होती है, और ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है इसमें क्या खास बात होती है। तो वो कहता है ये अब हम बताने जा रहे हैं खास बातें जिनकी वजह से किसी भी गुड की डिमांड इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है। और ये जहन में रखिएगा, आपने शायद नोट नहीं किया कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम। डिटर्मिनेंट्स आर फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स आर फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लफ्ज छुपा दूं ये, तो बताइए ये कौन सा वाला क्वेश्चन बन जाएगा? ये हमारा चैप्टर 2 वाला क्वेश्चन बन जाएगा। डिटर्मिनेंट्स आर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो जहन में रखिएगा, एग्जाम में गौर से देख लेना है कि वो हमसे डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स ऑफ डिमांड पूछ रहा है या डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ रहा है, दोनों फर्क है। एग्जाम क्वेश्चन में गौर से देख लेना है कि वो फैक्टर्स आर डिटर्मिनेंट्स इफेक्टिंग सप्लाई पूछ रहा है या फैक्टर्स आर डिटर्मिनेंट्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। और ये चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये मिलते जुलते कंसेप्ट होते हैं, स्टूडेंट इनको मिक्स कर देते हैं, इसीलिए एग्जामिनर इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ताकि स्टूडेंट इनको मिक्स कर दें। तो आपने प्रिपेयर्ड रहना है, इनको मिक्स नहीं करना। ये चार कंसेप्ट है, चारों के चारों अलग है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अलग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अलग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलग कंसेप्ट है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फिर इसके बाद जाहिर है नेक्स्ट हम सप्लाई की तरफ चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम वन बाय वन इन डिटर्मिनेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कि किस डिटर्मिनेंट से हमारी डिमांड इलास्टिक होगी और किस डिटर्मिनेंट्स की वजह से हमारी डिमांड इन इलास्टिक होगी। अगेन देखिए, मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स में हमने रट्टा भी लगाना है और कंसेप्ट भी बिल्ड करना है। रट्टा, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि किस चीज को हमने रट्टा लगाना है और किस चीज को कंसेप्ट की बेस पे सॉल्व करना है। जो हमारी हेडिंग्स होंगी इनका हमने रट्टा लगाना है, लेकिन हेडिंग्स के अंदर जो मटेरियल हमने लिखना है, याद रखिए वो हमारा कंसेप्ट होगा। हमने जो हेडिंग के अंदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है उनको कभी रट्टा नहीं लगाना, इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो वन बाय वन कंसेप्ट क्लियर रखना है हमने। पहला फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कंसेप्ट बहुत सिंपल, कह रहा है जिस चीज के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे उसकी डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी। क्यों? देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट ये कहता है हमें कि अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड में ज्यादा चेंज आए वो इलास्टिक है। तो अगर आप किसी एक चीज की प्राइस बढ़ाते हैं, उसके बहुत से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, कंज्यूमर क्या करेगा? वो शिफ्ट करके दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ चला जाएगा। तो अगर किसी प्रोडक्ट के, किसी गुड के बहुत से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। और अगर किसी गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। अच्छा, इस एग्जांपल को सामने रख के मुझे बताइए, ये जो सोप्स, शैम्पूज वगैरह सेल हो रहे होते हैं, क्या इनके बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं? तो इनकी डिमांड प्रोबेबली क्या होगी? इलास्टिक। और बताइए अगर हम विंडोज इंस्टॉल करें ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बहुत से सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं? अवेलेबल नहीं, तो इसकी डिमांड प्रोबेबली क्या होगी? इनइलास्टिक। यानी अगर विंडो की प्राइस बढ़ा दी जाए तो इसके डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास और ऑप्शन ही नहीं है। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्या हुआ? फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में हमने क्या सीखा? किसी प्रोडक्ट के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे डिमांड उतनी इलास्टिक, और जितने कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे
डिमांड उतनी इनइलास्टिक। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? तो बताइए इसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक है। आगे चलते हैं, ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी। कहता है हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में वो दो तरह की होती हैं, कुछ तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं और कुछ लग्जरीज ऑफ लाइफ होते हैं। जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं इनकी डिमांड क्या होती है भला? इनइलास्टिक। क्योंकि इनके बगैर तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है ना, इनकी डिमांड होगी इनइलास्टिक। ठीक है, जैसे गंदम, व्हीट, शुगर, राइस, ये फूड आइटम्स हैं, बेसिक फूड आइटम्स हैं, इनकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। अगर प्राइस बढ़ भी जाए आपको तो फिर भी हम खरीदने में मजबूर हैं। और जो लग्जरी आइटम्स होती हैं इनकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। जैसे फॉर एग्जांपल कार्स, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाए तो हम कहेंगे ठीक है भाई, कार को नहीं खरीदते, कोई जिंदगी गुजारने के लिए कार होना जरूरी थोड़ी है, हम बाइक्स जो है इनसे गुजारा कर लेते हैं। तो अगर कोई चीज नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उसकी डिमांड क्या होगी? और अगर कोई लग्जरी ऑफ लाइफ है, बताइए जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं इनकी डिमांड आपके ख्याल में क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। इससे ज्यादा नेसेसिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? ठीक है, तो नेसेसिटी ऑफ लाइफ वाली गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक और लग्जरी गुड की इलास्टिक। यानी लग्जरी गुड की प्राइस अगर इंक्रीज हो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा, उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं इनकी प्राइस इंक्रीज होने से इनकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती। जरूरी चीज है, लोगों ने परचेज करनी ही करनी है। आगे चलते हैं, कंज्यूमर लॉयल्टी। क्लासिक एग्जांपल इसकी आईफोन। जितनी ज्यादा कंज्यूमर लॉयल्टी होगी, बताइए डिमांड क्या होगी उसकी? इनइलास्टिक। वो भाई 10,000 का मोबाइल भी वही काम कर रहा है तकरीबन, वो 1.5-2 लाख में मोबाइल बेच रहे हैं, वो भी तकरीबन वही काम कर रहा है। लेकिन क्या एक कंज्यूमर लॉयल्टी है? लोग कहते हैं नहीं आईफोन है। ठीक है भाई, आईफोन को इसलिए खरीद लें आप क्योंकि वो आईफोन है। तो कंज्यूमर लॉयल्टी अगर ज्यादा होगी तो बताइए डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। कंज्यूमर लॉयल्टी जितनी ज्यादा हाई होगी डिमांड उतनी ही ज्यादा इनइलास्टिक होगी, क्योंकि कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को शिफ्ट करके दूसरी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन टाइम पीरियड, आपको पता है इकोनॉमिक्स में हम टाइम पीरियड को किस तरह सेग्रीगेट करते हैं, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। मुझे बताइए कि अपनी जो आदतें हैं वो शॉर्ट रन में बदलना आसान होता है कि लॉन्ग रन में? शॉर्ट रन में आदतें नहीं बदलती, ठीक है, शॉर्ट रन में मुश्किल होता है। तो उसी तरह जब किसी चीज, फर्ज कीजिए हम किसी चीज की डिमांड करते हैं, हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ी जो है उसमें हमारे सीएनजी किट जो है वो हमने अभी नहीं लगाई, पेट्रोल पे चला रहे हैं और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। मुझे बताइए क्या हम इमीडिएटली सीएनजी किट पे शिफ्ट कर जाएंगे? नहीं, हमें उसके लिए कुछ सेविंग करना पड़ेगी, कोई 2, 3, 4, 5 महीने लगेंगे। तो जब चीजों की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो शॉर्ट रन में नॉर्मली ज्यादा चेंज नहीं आता, क्योंकि लोगों को अपनी कंजम्पशन हैबिट्स चेंज करते करते टाइम लगता है। इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली जो शॉर्ट रन है इसमें चीजों की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होगी, लेकिन लॉन्ग रन में इलास्टिक होगी। हम हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करेंगे, इस महीने ना सही, 2 महीने बाद ना सही, 5, 6, 7 महीने बाद इस काबिल हो जाएंगे, सीएनजी किट खरीदें, उसके बाद सीएनजी किट लगवाएंगे, फिर हम पेट्रोल की बजाय सीएनजी पे मूव करेंगे। तो लॉन्ग रन में चीजों की डिमांड क्या होती है? नॉर्मली इलास्टिक। भाई ये बात समझ आई? अच्छा मुझे बताइए कि ये जो माचिस होती है छोटी, ये कितने की मिलती है? पता ही नहीं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, वो 3 कह रहे हैं, वो 5 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं,
घरों में बाज़ औक़ात वो सुई धागा जो है वो इस्तेमाल होता है, कपड़े वगैरह बटन वगैरह जो है लगाने के लिए। वो सुई कितने की मिलती है? कह रहे फ्री मिल। अच्छा सुन लें, नमक का क्या रेट है? नहीं बस ठहर। हम जो डेली लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे बराए नाम हमारा बजट खर्च होता है। जो चीज़ें, ये एग्जाम्पल देने की रीज़न ये थी आपको रियलाइज करवाना कि आप में से शायद बहुत से लोगों को, सबको तो नहीं कह रहा, बहुत से लोगों को ये भी कंफर्म नहीं होगा कि इस चीज़ की प्राइस कितनी है। लेकिन अगर मैं आपसे रेट पूछूं, फॉर एग्जांपल चिकन का, आपसे रेट पूछूं मटन का, तो वो आप आसानी से बता देंगे। इसलिए कि जब इनकी प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारे डिसीजन पे फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये जो स्मॉल आइटम्स हैं, ये जो माचिस हो गई, सुई हो गई, इस तरह की चीज़ें, नमक है, ये चूंकि इनके ऊपर हमारा जो बजट होता है उसका बहुत स्मॉल पोर्शन खर्च होता है, तो इनकी प्राइसेस अगर डबल भी हो जाएं, हमें शायद एहसास भी नहीं होता कि इनकी प्राइस डबल हो गई है। जहां पे आप 6-7 महीने की 6-7 हज़ार रुपए की शॉपिंग करेंगे, फर्ज कीजिए वहां पे अगर इन चीज़ों की प्राइस डबल हो भी गई तो आपको या तो पता भी नहीं चलेगा, या पता चलेगा तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहता है कंसेप्ट क्या है कि जिन चीज़ों के ऊपर आपकी इनकम का लार्ज पोर्शन खर्च होता है, उनकी डिमांड नॉर्मली क्या होती है? इलास्टिक। और जिन चीज़ों के ऊपर हमारी इनकम का स्मॉल पोर्शन खर्च होगा, उनकी डिमांड क्या होती है? क्योंकि इनकी प्राइस चेंज होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये समझ आया आप? तो बताइए, इस रूल को सामने रख के मुझे बताइए कि अगर हमने प्लान किया है कि मोटरसाइकिल खरीदेंगे, तो ये एवरेज कंज्यूमर के लिए इसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? अगर बाइक की प्राइस बढ़ जाती है तो डिसीजन इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर इसके बाद डिग्री ऑफ एडिक्शन। डिग्री ऑफ एडिक्शन, अगर आपको किसी चीज की एडिक्शन है, जैसे चाय या जैसे सिगरेट की कुछ लोगों को एडिक्शन होती है, नहीं इतनी आगे एग्जाम ना लेके जाएं, वो चर्च वगैरह पे नहीं जाते हम चाय और सिगरेट पे रहते हैं, सिर्फ चाय और सिगरेट। मुझे ये बताइए, अगर किसी चीज की एडिक्शन हो तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक? इनइलास्टिक, क्योंकि प्राइस बढ़ने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने जो अपना नशा पूरा करना सो करना है। तो उसी तरह जहन में मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में जो सिगरेट है, इसकी डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक? क्यों इनइलास्टिक है? एडिक्शन की वजह से। जो चाय है, कॉफी है, नॉर्मली इसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनइलास्टिक, क्योंकि लोगों को इनकी एडिक्शन होती है। ठीक है, लेकिन याद रखें, जिसको एडिक्शन है उसी के लिए डिमांड इनइलास्टिक है। जिसको एडिक्शन नहीं है उसके लिए डिमांड इनइलास्टिक नहीं है। तो डिग्री ऑफ एडिक्शन, किसी चीज की जितनी ज्यादा एडिक्शन। अब बताइए, डिग्री ऑफ एडिक्शन को सामने रख के मोबाइल की डिमांड आपके लिए इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है। ओह, ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। चलिए आगे चलते हैं। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर का क्या मतलब है कि कुछ जो नॉर्मली अमीर लोग होते हैं, ये घूम फिर के थोड़ा सा इनडायरेक्टली इससे रिलेट करता है। जो लोग अमीर होते हैं, रिच पीपल, इनके लिए ज्यादातर चीजों की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता, चीजों की कीमतें बढ़ भी जाएं, जो चीज खरीदनी है सो खरीदनी है। लेकिन जो हमारे पुअर पीपल है, इनके लिए चीजों की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक, क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्राइस चेंज होने से भी इनके डिसीजन चेंज होते हैं। स्मॉल बजट में इन्होंने मैनेज करना होता है अपने आप को, तो अगर किसी गुड की प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होगी, इनका बजट इफेक्ट होता है। तो रिच के लिए, रिच पीपल के लिए नॉर्मली चीजों की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। यानी कंसेप्ट क्या हुआ? चीजों की प्राइसेस चेंज होने से, बढ़ने से डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा इनको। लेकिन जो हमारे पुअर पीपल हैं, प्राइसेस के बढ़ने से
ये इन लोगों की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। इनके लिए ज्यादातर चीजों की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। फिर कह रहा है गुड्स हैविंग सेवरल यूज, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बहुत से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम इलेक्ट्रिसिटी को अपनी ट्यूबलाइट जलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम एयर कंडीशन चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बताइए किसी महीने अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया तो बताइए क्या हम इसका कौन से वाला यूज़ कम करेंगे? वो यूज़ जिससे एज नेसेसिटी करते हैं इस्तेमाल, या जिसे एज लग्जरी करते हैं? लग्जरी। तो अगर इसी तरह हमारा अगर प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनके बहुत से यूज़ हैं और उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो हम उसका जो लग्जरी वाला यूज़ है उसको कम कर देंगे, जो नेसेसिटी वाला यूज़ है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई है बात? मेरे भाई को बड़ी जोर से इकोनॉमिक्स समझ आई है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड। अच्छा, ये कंसेप्ट समझने वाली जरूरत। आपको याद है मैंने आपको चैप्टर 2 का एक लास्ट कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ? ठीक है, वो मैंने कहा था चैप्टर 3 के बाद हम इस काबिल होंगे समझे उस कंसेप्ट की बेस यहाँ पे डेवलप होने लगी है। वैसे मैं सप्लाई पढ़ाने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस तरफ जाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट उससे मिलता है। देखिए कुछ चीजें होती हैं ड्यूरेबल, कुछ चीजें होती हैं पेरिशेबल। इकोनॉमिक्स में ड्यूरेबल उन चीजों को कहा जाता है जिनकी लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ये सारी ड्यूरेबल है। मतलब आपने आज मैन्युफैक्चर की, सेल हो जाए अच्छी बात है, नहीं सेल होती आप उसे महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसे गुड्स जिन्हें आप बहुत ज्यादा अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। जैसे जैसे टाइम गुजरता है इनकी क्वालिटी, इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे जितने भी जो फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो पेरिशेबल गुड्स की क्लासिक एग्जांपल है। भाई ड्यूरेबल गुड और पेरिशेबल गुड में फर्क समझ आ गया? अब वो कहता है जो पेरिशेबल गुड्स हैं, अब डिमांड और सप्लाई दोनों का कंसेप्ट इकट्ठा करके समझा रहा हूं क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट सप्लाई में भी आएगा। कहता है जो पेरिशेबल गुड्स हैं इनकी सप्लाई और डिमांड दोनों इनइलास्टिक है, आप इसे पोस्टपोन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं इनकी डिमांड और सप्लाई इलास्टिक होती है। क्योंकि फर्ज कीजिए अगर प्राइस चेंज हुई तो आप कहते हैं ठीक है हम अभी इसको नहीं खरीदते, अभी 2, 4, 6 महीने बाद खरीद लेंगे। या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो प्राइस डिक्रीज हुई, आप कहेंगे ठीक है अभी हम सप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि 2, 4, 6 महीने बाद सप्लाई करेंगे। तो इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स की। ठीक है, लेकिन जो पेरिशेबल गुड्स हैं इनकी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब जो सब्जी आज मार्केट में आ गई है तो उसका आज सेल होना जरूरी है, क्योंकि अगर 2-3 दिन गुजर गए तो वो तो खराब हो जाएगी। इसको ज्यादा अरसे तक स्टोर नहीं किया जा सकता, इसकी सप्लाई या डिमांड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो पेरिशेबल गुड्स हैं इनकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। भाई कंसेप्ट समझ आया? क्विकली रिवीजन करते हैं जल्दी से। बताइए अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या कंसेप्ट है? जिस गुड्स के ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, डिमांड इलास्टिक, कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, अगर लग्जरी है, इलास्टिक। अगर कंज्यूमर लॉयल्टी कम है तो इलास्टिक। अगर कंज्यूमर लॉयल्टी ज्यादा है किसी प्रोडक्ट के बारे में, इनइलास्टिक। करेक्ट। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में चीजों की डिमांड इलास्टिक होती है। पोर्शन ऑफ इनकम, किसी चीज पे अगर हमारी इनकम का स्मॉल पोर्शन लग रहा है और अगर लार्ज पोर्शन लग रहा है। डिग्री ऑफ एडिक्शन, अगर किसी चीज के बारे में हमारी एडिक्शन ज्यादा है, चलिए, और अगर एडिक्शन नहीं है तो उसका मतलब इलास्टिक होगी। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, नॉर्मली जो रिच पीपल होते हैं इनके लिए ज्यादातर चीजें
और पुअर पीपल के लिए, क्योंकि पुअर पीपल जरा सी प्राइस से भी इफेक्टेड होते हैं, उनका डिसीजन चेंज होता है बाइंग का। अगर किसी चीज के ज्यादा बहुत से यूजेस हैं तो जो यूज ज्यादा अहम होगा यानी एज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, उसकी डिमांड इन, और जो एज लग्जरी यूज कर रहे होंगे लास्ट, यानी जब चीज की प्राइस बढ़ेगी तो हम उसे लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, नेसेसिटी के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ऐसे जैसे सीएनजी है गैस, अगर इसकी प्राइसेस बढ़ जाएं, फॉर एग्जांपल वो 200 पे पहुंच जाए, 200 केजी पे, तो हम शायद अपनी गाड़ियों में सिलेंडर भरवाना बंद कर दें, लेकिन घरों में खाना पकाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी है, उसका यूज एज नेसेसिटी। ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी, गुड क्या, ड्यूरेबल गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिक, और पेरिशेबल गुड्स की, ड्यूरेबल और पेरिशेबल गुड में फर्क समझ आ रहा है आपको? चलेगा। अब आखिरी चीज आपको समझानी है। देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट पे आप अगर एक फैक्टर के लिहाज से देखें तो आपको लगेगा उसकी डिमांड इलास्टिक है, और दूसरे फैक्टर्स के लिहाज से देखें तो लगेगा डिमांड इन इलास्टिक है। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, मोबाइल फोन। अगर आप इसको कंज्यूमर लॉयल्टी के हिसाब से देखें, आईफोन, तो इसकी डिमांड इन इलास्टिक है, लेकिन अगर आप पोर्शन ऑफ इनकम के लिहाज से देखें तो इसकी डिमांड इलास्टिक। तो ऐसा पॉसिबल है, और भी गुड्स ऐसी पॉसिबल है। प्रैक्टिकली फिर जब किसी भी चीज की इलास्टिसिटी डिसाइड की जाती है कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक, तो फिर उसके ऊपर सारे फैक्टर्स अप्लाई करके देखे जाते हैं। अगर इन इलास्टिक वाले फैक्टर्स ज्यादा हैं तो उसे कहते हैं हम इन इलास्टिक डिमांड है, और अगर इलास्टिक वाले फैक्टर्स ज्यादा हैं हम उसे कह देंगे इसकी डिमांड इलास्टिक है। एग्जाम में याद रखिए, सम टाइम ये आपने नोट किया होगा, कंसेप्ट बताने के साथ साथ मैंने आपको चंद एक गुड्स की भी एग्जांपल दी, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर भी ऐसे कर रहा है कि वो सम टाइम आपको कुछ चीजें जो है बाय नेम प्रोवाइड कर देता है और कहता है बताओ इसकी डिमांड प्रोबेबली इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। ठीक है, तो इसलिए जब आप इसको पढ़ेंगे भी हमारी बुक में भी, तो देखेंगे फैक्टर्स के साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। उन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझना है आपने, और तैयार रहना है कि अगर वो हमसे कोई एक एग्जांपल पूछ ले कि बताओ इसके साथ डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक, हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। अगर किसी केस में वो आपको कह देता है कि इसकी डिमांड बताए, मोबाइल की फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जो फैक्टर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होगा, दो फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं, जो फैक्टर ज्यादा स्ट्रांग लग रहा होगा आपने उसकी बेस पे डिसीजन करना है। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कोई एक फैक्टर आ जाए, स्टूडेंट कहता है सर इसके लिहाज से इलास्टिक और इसके लिहाज से इनइलास्टिक है, तो मैं कहता हूँ आप देख लें कि आपके लिहाज से ज्यादा प्रोमिनेंट ज्यादा स्ट्रांग डिटर्मिनेंट कौन सा है। जैसे मोबाइल के केस में बताइए ज्यादा स्ट्रांग डिटर्मिनेंट कौन सा है, ये कंज्यूमर लॉयल्टी, तो इसीलिए हम उसे इनइलास्टिक डिमांड में क्लासिफाई करते हैं। जी, कंसेप्ट समझ आ गया। सबसे अहम चीज मैंने आपको क्या बताई कि आपने फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनको डिफरेंशिएट करना है, इनकी हेडिंग्स को मिक्स नहीं करना। और दूसरा, इलास्टिसिटी में हेडिंग्स को सिर्फ याद करना, एक्सप्लेनेशन खुद से आप बनाएंगे। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है आसानी से एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन का रट्टा लगाने बैठे बहुत मुश्किल हो जाएगी इकोनॉमिक्स। और एग्जाम्पल्स को भी आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल समझनी है, क्योंकि ICAP MCQs में एग्जाम्पल टेस्ट कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं।